नो, उड़ीसा एनईटी में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। दो कर्व्स गिवन है, जैसे फर्स्ट कर्व इज ए बी, ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए है, एंड द सेकेंड कर्व इज ए सी विच इज गिवन फॉर एडियाबेटिक कर्व। पहली कर्व ए बी में आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन वर्ड पे ध्यान देना, और सेकंड कर्व में एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है। डन। हमसे पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इन शॉर्ट हमसे ये बात पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमें राइट नहीं ढूंढना, रॉन्ग ढूंढना, इस बात पे ध्यान रखना। वन बाय वन सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ एडियाबेटिक। दोनों पे डिस्कशन करते हैं। पहले ले लेते हैं डेल्टा एस ऑफ एडियाबेटिक। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। अब डेल्टा एस ऑफ एडियाबेटिक अगर निकालना है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में, इन एडियाबेटिक कंडीशन, वी ऑल नो कि क्यू तो जीरो होता है। तो अगर मैंने यहां जीरो पुट कर दिया, तो ऑब्वियस है कि आंसर पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, जीरो। तो एडियाबेटिक कंडीशन में एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, जीरो। तो यहीं पे फर्स्ट ऑप्शन हमको समझ गया कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया है कि आइसोथर्मल कंडीशन में एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि एडियाबेटिक में तो हमने देख लिया कि जीरो होता है, तो आइसोथर्मल में ज्यादा ही होगा। पर हो सकता है कि आप पूछो कि सर एडियाबेटिक में जीरो होता है, ये ठीक है, आइसोथर्मल में ज्यादा होता है, ये आपको कैसे पता, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको चैप्टर की थियरी याद होगी, तो चैप्टर में आपने दो बार वर्क डन कैलकुलेट किया है। एक बार आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में और एक बार आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन में। पर दोनों भी केस में आपने यही एग्जांपल लिया है पिस्टन का। इसमें आपने गैस कंसीडर की है, और अंदर से गैस पिस्टन को ऊपर पुश करती है, जिससे कि गैस का एक्सपेंशन होता है। दोनों डेरिवेशन में यहां तक आपका वॉल्यूम था V1 और बाद में वॉल्यूम हो जाता है V2। और दोनों भी डेरिवेशन में प्रोसेस आइसोथर्मली हुई है। तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होता है? देखो, V1 से V2 हो गया। सो कैन आई से कि इन आइसोथर्मल कंडीशन वॉल्यूम इंक्रीजेस? अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या डेल्टा V जीरो होगा? ऑब्वियसली नॉट। डेल्टा V तो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अभी अभी हमने क्या देखा कि आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपांशन पॉसिबल है और वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो गैस पहले इतनी सी जगह में थी, एक्सपांशन के बाद तो वही गैस बहुत ज्यादा जगह ले लेगी। अगर वो गैस इतनी ज्यादा जगह ले लेगी, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे अगर इसकी इंट्रोपी S1 थी, यहाँ पे अगर इसकी इंट्रोपी S2 थी, तो S1 से S2 जाते टाइम इंट्रोपी तो बढ़ गई है। अगर इंट्रोपी बढ़ गई है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल जीरो तो नहीं है? ऑब्वियस है, उल्टा कि जितना था उससे भी ये ज्यादा बढ़ गया है। तो दोनों इंट्रोपीज को अगर आप कंपेयर करोगे, तो एडियाबेटिक की इंट्रोपी जीरो है और आइसोथर्मल की इंट्रोपी चेंज ज्यादा है। इनफैक्ट जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन तो राइट आ गया। तो हम इस पे टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको तो रॉन्ग वाला ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देते हैं, दैट इज करेक्टली गिवन। आइसोथर्मल कंडीशन में एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होता है एडियाबेटिक के कंपेयर में। एडियाबेटिक में तो सीधे सीधे जीरो ही होता है, हमने देख लिया। लेट्स गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन। टी ए इज इक्वल टू टीबी दिया है। टी ए इज इनिशियल टेम्परेचर फॉर बोथ द प्रोसेसेस एंड टीबी इज द फाइनल टेम्परेचर फॉर आइसोथर्मल। अब हम जानते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन में यहां पे जिसकी बात हो रही है, पहली बात कि ये ऑप्शन किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। मुझे कैसे पता? क्योंकि टीबी दिया है ना, टीबी तो आइसोथर्मल के लिए केस में ही है। एडियाबेटिक के केस में तो उसने टीसी दिया है। तो टीबी से मैंने ये गेस कर लिया कि उसने मुझे कौन सी कर्व कंसीडर करने बोला है। कौन सी कर्व कंसीडर करने बोला है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कंडीशन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वही फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये भी करेक्ट गिवन है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो रॉन्ग वाला ढूंढना है। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड ऑप्शन। वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशन। अब वर्क डन कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी कर्व के नीचे का एरिया देखा जाए। अगर आप यहाँ पे आइसोथर्मल कर्व के नीचे का एरिया देखोगे, तो इतना सारा एरिया मिलेगा। ये आइसोथर्मल कर्व के नीचे का पूरा एरिया है। अब जरा आप एडियाबेटिक कर्व के नीचे का एरिया देखो। एडियाबेटिक के नीचे का जब आप एरिया देखने जाओगे, तो दैट एरिया इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। देखिए, आपके पास सिर्फ इतना ही एरिया है। अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको पूरा कलर कर देता हूँ। देखिए, एडियाबेटिक के नीचे सिर्फ इतना ही एरिया है। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि द एरिया अंडर एडियाबेटिक कर्व इज लेस देन एरिया अंडर आइसोथर्मल कर्व। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा, उसी का वर्क डन ज्यादा होगा। तो कैन आई से कि वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन इज मोर देन, ग्रेटर देन के साइन से ही लिख देता हूं, इज मोर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक कंडीशन।
क्योंकि एरिया आइसोथर्मल का ज्यादा है तो वर्क डन भी उसी का ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से तो सी ऑप्शन भी राइट निकल गया। तो अब इतना तो पता चल गया है कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि जब ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, तो ये तीनों तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। तो आंसर तो हमको मिल गया डी। बट लेट्स डिस्कस कि आंसर ट्रू है या नहीं है, और अगर है तो फिर कैसे है, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नाउ ऑप्शन डी में क्या पूछा गया है कि टीसी इज ग्रेटर देन टीए। अब ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। पहली बात कि टीसी किसका टेम्परेचर है, एडियाबेटिक कर्व का। इसका मतलब ये तय हो गया कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, एडियाबेटिक कर्व की। और अगर मैं इस फॉर्मूले को डिकोड करूं तो क्या ये बोलना चाहता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, यही ये बोलना चाह रहा है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि सिस्टम के ना अंदर हीट आ सकती है, ना सिस्टम के बाहर हीट जा सकती है। अब इसने ये भी बोला है कि इसको एडियाबेटिकली एक्सपांशन करना है। अगर हीट आ भी नहीं रही है, ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है, पर गैस को एक्सपांशन करना है, सवाल ये है कि एक्सपांशन एक तरह का वर्क है। एक्सपांशन इज नथिंग बट अ वर्क, इतना तो आप लोग भी मानोगे कि एक्सपांशन इज वर्क एंड एवरी वर्क रिक्वायर्स एनर्जी। तो अगर गैस एडियाबेटिकली एक्सपैंड करेगी तो उसको एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो एनर्जी लाएगी कहां से, तो वो एनर्जी वो यूज करेगी अपनी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर गैस अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगी तो ऑब्वियस है कि उसकी इंटरनल एनर्जी तो कम हो जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो हम सब जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। इंटरनल एनर्जी अगर कम हुई तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में अगर टेम्परेचर T1 था तो T2 क्या होगा, कम या ज्यादा, ऑब्वियसली कम होगा। क्यों कम होगा T2, फाइनली टेम्परेचर कम क्यों हो गया होगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी यूज की होगी, किसमें यूज की होगी, एक्सपांशन में। ठीक, तो इस हिसाब से जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में हमको क्या बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द इनिशियल टेम्परेचर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एडियाबेटिकली आप एक्सपांशन करवा रहे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी गैस अपनी इंटरनल एनर्जी से यूज करेगी, और अगर उसकी इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो T2 कम होगा, जबकि लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। मैंने T2 बोला है, आप उसको TC कंसीडर कर सकते हो। फाइनल टेम्परेचर की बस बात चल रही है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए डिटेल में। ये क्वेश्चन बस आपको PYQ के फॉर्म में सॉल्व नहीं करना चाहिए, आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको काफी कुछ सिखाएगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में।